नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पिछले 3 महीने से नेपाल में राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। आज राज्यसभा में नेपाल संकट पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन को बताया कि भारत की ओर से सीमा पर किसी तरह की कोई नाकेबंदी नहीं है। संकट को सुलझाने के रास्ते निकाले जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर नेपाल के नए संविधान का विरोध कर रहे मधेशियों की भारत के राजनेताओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वो अब भी अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं। आज आपको विशेष में दिखाएंगे नेपाल संकट का हर पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, नेपाल संवाद। केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर किसी भी तरह की नाकेबंदी से इनकार किया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मधेशी समुदाय को न्याय मिले। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने नेपाल संकट के जल्द समाधान पर जोर दिया। राज्यसभा में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया। उन्होंने नेपाल के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए किसी भी तरह की नाकेबंदी से साफ इनकार किया। आंकड़े हैं मेरे पास कल के। आप कह रहे थे 2000 ट्रक खड़े हैं, रेणुका जी कह रही थी 2000 में 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़ा है। 11,206 ट्रक, कल का आंकड़ा दे रही हूँ, 6 तारीख का 11,206 ट्रक खड़ा है। आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मधेशी नाकेबंदी करके बैठे हैं। पीछे हम उसे लौटने नहीं देते। क्यों नहीं लौटने देते? इसलिए नहीं लौटने देते कि अगर कल को तुरंत नाकेबंदी खुल गई तो फिर से तुम वापस आओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। यही खड़े रहो ताकि नाकेबंदी खुले और तुम अंदर चले जाओ। 11,206 ट्रक सामान लेकर के खड़े हैं हमारे रक्सौल बीरगंज नाकों पर और दूसरे नाकों पर। इससे पहले सदन में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत जेडीयू सांसद पवन कुमार वर्मा ने की। उन्होंने नेपाल संकट का जिक्र करते हुए कहा कि मधेशियों की मांग उनके अधिकारों को लेकर है। कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ भारत का बेटी और रोटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध सालों पुराने हैं। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने नेपाल सरकार और मधेशी नेताओं के बीच बातचीत पर जोर दिया। मेरी इतनी विनती है कि किसी तरह कोई रास्ते से जो आज की सरकार है वो और जो नेपाली जो मधेशी लोग हैं उनके बीच में तत्काल वार्ता शुरू होना चाहिए। We share the language, we share Nepali, we share Hindi, we share all sorts of relationships. रोटी बेटी का कहते हैं जो, we share economic relationships, we share our religious, Pashupatinath is there, Lumbini is there. So 2 of the great world religions, Hinduism and Buddhism, are both flourishing in Nepal and in India. In Nepal, the Madhesis are being killed and their legitimate demands are being thwarted. Demands relating to geographical demarcation of constituencies, of citizenship, of representation on the basis of population, of the status of their language and culture, and of their representation. वहीं एसपी सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा का जिक्र किया। वहीं बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने भी नेपाल संकट के तुरंत खत्म करने की बात कही। भारतवर्ष एक के लिए तो सभी बराबर है। भारतवर्ष तो कभी कह नहीं सकता है कि हम मधेश को मदद कर रहे हैं, इसको मदद कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए इस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। जब सब कुछ कॉन्फिडेंस में चल रहा था तो अचानक क्या हो गया? अचानक ऐसा क्या हो गया कि संविधान में वो प्रावधान जो नेपाल के भले के लिए थे, हम सबके भले के लिए थे, बदल दिए गए। और यहां तक कि जो स्पेशल इनवॉइस गया है सितंबर में, उसकी बात भी नहीं मानी गई। टीएमसी, एआईएडीएमके और बीजेपी सांसदों ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई। बीएसपी सांसद सलीम अंसारी ने नेपाल को अहम पड़ोसी बताया। वहीं सीपीएम सांसद टीके रंगराजन ने सरकार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजने की बात कही। एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। Our foreign policy, which is very strong and is built around a national consensus, and everybody admired the visit of our external affairs minister
and our Prime Minister to Nepal, and the amount of support, that admiration that came from all major political leaders of Nepal after Prime Minister's statesman-like speech in Nepalese parliament. All those gains have been lost. Why? So with this, I once again emphasize, India should not interfere in neighbors' problems. We can do it with our diplomatic relationship with the establishment, and we must send a delegation, all-party delegation to Nepal. That must be considered. बहुत से मुल्कों से हमारी दोस्तियां हैं, लेकिन नेपाल की स्थिति कुछ हमारी दूसरी है। अगर हमारा कहीं किसी मुल्क से संबंध बिगड़ेगा तो हम एक दोस्त खोएंगे, और अगर नेपाल से हमारा कोई संबंध बिगड़ेगा तो हम एक भाई खोएंगे। सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत नेपाल सीमा पर बुलाए, ताकि भारत पर लग रहे आरोपों की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। There is a perception, maybe Sushma ji will say, India is not behind such disruptions, India is not behind such blockade, it is not India which is responsible for this. But there is a perception. If that is so, I request the government, you allow international media, national media to go to our borders and report to the world what is truth. नेपाल में मौजूदा संकट नए संविधान को लागू करने के बाद से शुरू हुआ है। मधेशी समुदाय संविधान में उचित जगह नहीं मिलने से नाराज है। नाराज मधेशी समुदाय के लोग पिछले करीब 3 महीने से भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में ईंधन पदार्थों समेत दूसरे सामानों की भारी किल्लत हो गई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस सबके बीच भारत दौरे पर आए मधेशी नेताओं ने अपने आंदोलन को समर्थन जुटाने के लिए रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं से मुलाकात की। मधेशी नेताओं ने कहा कि नेपाल सरकार उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए जानबूझकर भारत का नाम घसीट रही है। नेपाल में चल रहे आंदोलन के बीच मधेशी नेता रविवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की और अनुरोध किया कि भारत कूटनीतिक तरीके से नेपाल सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए जोर डाले। भारत अपना कूटनीतिक प्रयास के माध्यम से वहाँ के जो मानवाधिकार का उल्लंघन है उसे रोकने का प्रयास करे और सभी जनताओं को समान अधिकार मिले। पिछले 2.5 महीने से आंदोलन में लगे नेपाल के प्रमुख मधेशी दलों के नेताओं ने भारत के विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, जेडीयू नेता शरद यादव और एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी से मिलकर इन शंकाओं को भी दूर करने की कोशिश की कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से शह मिल रही है। वहाँ के लोग सीमा को अवरोध करके रखा है, जिससे नेपाल में समस्या पैदा हुआ है। तो समस्या तो हमने पैदा किया है ना, इसमें भारत का कहीं कोई नाम लेना भी गुनाह है। भारत तो मधेश में आंदोलन रहा, उसका जो सुरक्षा की बात है उसको लेकर के स्वाभाविक है कि भारतीय जो ट्रांसपोर्टर है वो जाने में हिचकिचा रहे हैं। भारतीय नेताओं से बातचीत में मधेशी नेताओं ने साफ कर दिया कि मांगे माने जाने तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो नेपाल सरकार से सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तराई मधेश को, उस भूभाग को जो 2007 में समझौता हुआ था कि इसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वो अलग राज्य का दर्जा उसे मिलनी चाहिए। उनकी भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता होनी चाहिए। उन्हें जो है सिटीजनशिप का राइट्स होनी चाहिए। भारत में नेपाल के आंदोलन को लेकर काफी चिंता है, खासकर आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति रुकने की वजहों को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लोग उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत के तमाम नेताओं के सामने नेपाल संकट की चर्चा की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात में नेपाल सरकार को जल्द संकट खत्म करने की बात भी कही थी। हालांकि इस मुलाकात का असर हुआ और मधेशियों की कुछ मांगों पर सहमति भी बनी। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने 3 महीने से चल रहे नेपाल संकट के खत्म होने के संकेत दिए थे। हालांकि संकेत अब भी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए हैं और नेपाल में आर्थिक संकट अब भी अपने चरम पर है। दरअसल पिछले सप्ताह नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा नेपाल संकट पर चर्चा के लिए
भारत आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर कहा था कि भारत के साथ जो भी गलतफहमियां थीं वो दूर हो गई हैं। वहीं भारत की ओर से भी ये कहा गया था कि मुलाकात एक अच्छे नोट पर हुई है। मुलाकात वाकई में ठोस थी। इसका सबूत तब सामने आया जब नेपाल के उप प्रधानमंत्री के दौरे के बाद नेपाल की 3 प्रमुख पार्टियों सत्तारूढ़ CPN UML, UCPN माओवादी और मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष सुशील कोइराला और UCPN माओवादी प्रमुख प्रचंड ने संसद में पंजीकृत संविधान संशोधन विधेयक के साथ आगे बढ़ने और संघीय इकाइयों के सीमांकन के मुद्दे को 3 महीने के भीतर सुलझाने पर सहमति जताई। बैठक में मधेसी समूहों की 2 प्रमुख मांग यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर संसद की सीट के आवंटन को प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने का फैसला ले लिया गया। हालांकि मधेसियों ने नेपाल सरकार के सामने 11 सूत्री मांगे रखी, लिहाजा गतिरोध अब भी बरकरार है। मधेसियों की जो मांगे हैं वो बहुत सारी मांगे बहुत जेन्युइन हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मधेसियों को अगर लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हुई है संविधान में तो कुछ हद तक सही है, काफ़ी हद तक तो नहीं, लेकिन उनमें ऐसी कोई मांग नहीं है सीमांकन को छोड़ करके। केवल एक मांग ऐसी है जिसके लिए आयोग बनाने की जरूरत पड़ेगी या लंबी बातचीत की जरूरत पड़ेगी। बाकी ऐसी कोई मांग नहीं है जो बैठ करके हल ना हो जाए। दरअसल नेपाल की ओर से भारत पर सीमा की नाकेबंदी का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। हालांकि भारत ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन की वजह से आपूर्ति के काम में दिक्कतें आ रही हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भी कहा था कि भारत की तरफ से आपूर्ति में कोई बाधा नहीं डाली जा रही। हालांकि भारत ने नेपाल को जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की सलाह जरूर दी थी। नेपाल के संविधान में 5 विवादित जिलों कांचीपुर, केइलाली, सुनसरी, झापा और मोरांग को उनके पड़ोसी जिलों में मिलान का रास्ता तैयार किया गया है। इन 5 जिलों में पहाड़ी लोगों की संख्या ज्यादा है और इन्हें पड़ोस के उन जिलों में मिलाने की तैयारी है जहां मधेसियों की संख्या ज्यादा है। हालांकि एकीकरण के बाद इन जिलों में पहाड़ियों का जनसंख्या अनुपात ज्यादा हो जाएगा। मधेसी इस बात से नाराज हैं कि संविधान बनाने के लिए गठित अंतरिम समिति की अहम सिफारिशों को खारिज कर दिया गया है। संविधान में प्रस्ताव किया गया है कि देश के शीर्ष पदों पर नेपाल वंशी ही स्थापित हो सकते हैं और मधेसियों का इस पर कड़ा ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तनातनी को सुधारने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें काफी देर की गई। बीते 3 महीनों में जिस तरह से नेपाल की राजनीति ने नई करवट ली है, उससे हालात काफी बदल गए और मधेसी आंदोलन के बाद भारत के साथ उसकी दूरी लगातार बढ़ती गई। भारत और नेपाल के ताजा संबंधों पर आइए एक नजर डालते हैं। जश्न की ये तस्वीरें नेपाल के ऐतिहासिक मौके को बयां करती हैं। 20 सितंबर को जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ तो वहां के लोगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच कई मुद्दों पर संबंधों में खटास की भी शुरुआत हुई। संविधान बनने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी और इस बीच भारत और नेपाल के बीच कई स्तरों पर बातचीत भी हुई, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं हो पाया। संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव नेपाल गए थे और संविधान में कुछ संशोधन की बात नेपाल से की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब अभी जो गतिरोध पैदा हुआ है उसके पीछे सीधी वजह यह है कि जिस समय भारत के यहाँ के विदेश सचिव गए, उन्होंने मना किया कि आप संविधान ना अभी जारी करिए, जबकि संविधान जारी होने की तारीख तय हो गई थी और उनके नेताओं ने यह मानने से इनकार किया। ये इमीडिएट काज हुआ उनकी नाराजगी का। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच तनातनी का माहौल लगातार बना रहा। हालांकि बीते 1.5 साल में भारत और नेपाल के बीच कई मंचों पर बातचीत हुई। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर गए। 17 साल बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री का द्विपक्षीय नेपाल दौरा था। सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो एक बार फिर सितंबर 2014 में नेपाल गए,
जनवरी 2015 में नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या भंडारी भारत दौरे पर आईं तो संविधान पर भी चर्चा हुई। मार्च 2015 में बाबूराम भट्टराई की भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच संविधान पर चर्चा हुई। अगस्त 2015 में नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा में दोनों मुल्कों के बीच इस पर बातचीत हुई। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन मामला पटरी पर नहीं लौट सका। दोनों देशों के बीच नेपाल के संविधान के कुछ मुद्दों को लेकर तकरार बनी रही और इसी वजह से रिश्तों में खटास भी बढ़ता गया। इन सब का खामियाजा नेपाल की जनता को आज भी भुगतना पड़ रहा है। भारत और नेपाल की सरकार को इस समस्या का हल तत्काल ढूंढना चाहिए, जिससे जनता को कोई तकलीफ ना हो। स्कूल बंद हैं, अस्पताल ठीक से नहीं चल सकते, पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी कमी है जिसको कहा नहीं जा सकता। 70% आपूर्ति तमाम आवश्यक वस्तुओं की वो भारत से होती है और पेट्रोलियम पदार्थ तो 100% भारत पर निर्भर है। इसलिए इस समस्या का हल तुरंत ढूंढना चाहिए। 20 सितंबर को नेपाल में संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले भारत के विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर नेपाल गए। उन्होंने नेपाल को कुछ सलाहें दी। इनमें विस्तृत सहमति बनाने के लिए वार्ता के लिए समय देने की बात कही गई। नेपाली समाज के असंतुष्ट वर्गों की शिकायतें सुनने, तराई और भारत नेपाल सीमा पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के अलावा भारत ने ये भी कहा कि अगर समस्या का राजनीतिक समाधान नहीं होता है तो तराई में आंदोलन तीव्र हो सकता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने और नेपाल ने भारत पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि भारत ने सामान आपूर्ति की नाकेबंदी कर रखी है। इसके बाद नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मामला भारतीय संसद में उठा। भारत सरकार इस बात पर रजामंद हुई है कि नेपाली समस्या के समाधान के लिए सर्वदलीय टीम नेपाल जाएगी। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नेपाल में जब नया संविधान बना उसी वक्त से मधेशियों का विरोध जारी है। उनका मानना ये है कि संविधान उनके साथ भेदभाव करता है और इन्हीं मुद्दों को लेकर दक्षिणी नेपाल के तराई में मधेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसके 100 दिन से ज़्यादा बीतने के बाद आखिरकार सत्तारूढ़ पार्टी और 3 प्रमुख पार्टियों में संविधान में बदलाव की सहमति बन गई है। आइए जानते हैं कि मधेशियों की मांगें क्या हैं और इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही। हमारा भविष्य क्या है? नेपाल सरकार से सवाल पूछते ये हैं दक्षिणी तराई इलाके सप्तरी जिले के नौनिहाल। ये वही इलाका है जहां मधेशियों की बड़ी आबादी रहती है। जो है हमारा अधिकार के लिए हम सब 9 साल से के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जो एसएलसी एग्ज़ाम है हमारा सब पढ़ाई चौपट हो गया इस दौरान में और हमें जो है काठमांडू में देखिए सभी स्कूल कॉलेज चल रहा है और हमारा जो है कभी भी स्कूल चला ही नहीं है। इसके लिए हम लोग आंदोलन में आए हैं। आखिर नेपाल में रहने वाले मधेशी आज भविष्य को लेकर फिक्रमंद क्यों हैं? वो क्या वजहें हैं जिसके चलते इन्हें अपने ही देश में आंदोलन की राह चुननी पड़ी? इस साल अगस्त में नेपाल की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच 16 सूत्रीय समझौते पर सहमति बनी। इसके तहत देश को 6 प्रांतों में बांटने का फैसला किया गया। मधेशी पार्टियों ने इस नई संघीय व्यवस्था में पहाड़ी और मैदानी इलाकों को एक साथ मिलाने का विरोध किया और अपनी मांगों को लेकर मधेशियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। मधेशियों को संविधान के नए मसौदे में मधेशी बहुल जिलों को अलग अलग राज्यों में मिलाना भी रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नए राज्य की मांग की थी। भारत की सीमा और दक्षिणी पहाड़ के बीच के इलाके को नेपाल में मध्य देश कहा जाता है। इसी मध्य देश नाम से मधेशी शब्द चलन में आया। 2011 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में करीब 51% आबादी मधेशियों की है। इसमें नेपाल के मूल और भारत से गए लोग दोनों शामिल हैं। ये लोग मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका और नेपाली के साथ हिंदी भी बखूबी बोलते हैं। मधेशियों का कहना है कि नए संविधान में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। मधेशियों के आंदोलन रुके, इसके लिए सरकार ने कई दमनकारी तरीके अपनाए। पुलिस फायरिंग में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। कोई भी आंदोलन में बंदूक का जीत नहीं होता है, निरंकुशता का जीत नहीं होता है, जनता की जीत होती है और इस आंदोलन में भी जनता जीतेगी, क्योंकि जनता अधिकार के लिए लड़ रही है, उसको अधिकार मिलेगा। जिन मांगों को लेकर मधेशी आंदोलन कर रहे हैं उनमें आबादी के आधार पर उच्च लोक सेवाओं, नौकरशाही,
पुलिस जैसी सरकारी सेवाओं में मौका, भौगोलिकता के बजाय जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मदेशी बहुल इलाकों में संघीय प्रांतों का पुनर्गठन शामिल है। मदेशियों की मांग है कि गैर नेपाली महिला से शादी होने पर पूर्ण नागरिकता के लिए 20 साल की शर्त हटाई जाए, यानी मधेश और बिहार के बीच रोटी बेटी का रिश्ता बहाल हो। देश में लिए जाने वाले सभी फैसलों में मधेशियों को बराबरी का दर्जा मिले। मधेशी हाल में हुए विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित करने के साथ सरकार की ओर से घायलों के इलाज की मांग भी कर रहे हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।